रूपांशी मिश्रा, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून में धामी की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जोशीमठ में आपदा राहत पैकेज को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और 13 से 18 मार्च तक गैरसैंड में विधानसभा का सत्र कराने पर भी कैबिनेट में फैसला लिया है। स्टार्टअप नीति 23 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मसूरी स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में 15 मीटर मल्टी स्टोरी पार्किंग को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। स्टेट मिलेट मिशन मॉड योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति का गठन किया गया। खेल विकास नीति के तहत एक समिति के गठन को भी सरकार से मंजूरी मिली है। ये समिति खिलाड़ियों के खर्चे को वहन करेगी। वाहन क्रय पॉलिसी के तहत अब 25 लाख तक की ही गाड़ियां अधिकारियों के लिए खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 250 टीचरों की कैबिनेट में फैसला लिया गया है। स्थिति बनी हुई है भूस्खलन का। उसके बाद माननीय मंत्रिमंडल ने हमारी जो नीति थी उसके संबंध में विचार विमर्श हुआ और कई विषयों पर निर्णय हुआ। हमने जो नीति को 3 भाग में रखा है, एक तो दरें हैं, दूसरा विकल्प और तीसरा शर्तें और कटऑफ रेट वगैरह। दरों के संबंध में जो भवन है उसकी दरें सीपीडब्ल्यूडी की जो क्लीन एरिया रेट है और उसमें कॉस्ट इंडेक्स लगा जो मैक्सिमम होता है वो माननीय कैबिनेट के द्वारा निर्णित किया गया। व्यवसायिक भवनों के संबंध में भी लगेगी, लेकिन इसमें स्लैब निर्धारित किए गए हैं। वो एक स्लैब का पूरा ब्यौरा हम अलग से उस स्लैब में जैसे केदारनाथ में तय किया गया था स्लैब व्यवसायिक भवनों के संबंध में, उसी तरह से किया है। हमने उसमें जो स्लैब का जो कट ऑफ था वो बढ़ा दिया, डबल से भी ज्यादा कर दिया और प्रतिशत भी बढ़ाया है प्रत्येक स्लैब में। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले सप्ताह यूपी ने इन्वेस्टर मीट की और 35 लाख करोड़ के उनके एमओयू हुए हैं और सभी प्रदेश भी कर रहे हैं और उत्तराखंड में भी निवेशक हमें समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन आज वो ऐसा समय है जो है वो कहता है ज्यादा कुछ दे रही है वहीं एस्टेब्लिश करता है, लेकिन उद्योग जरूरी बहुत है, रोजगार तो उन्हीं में मिलना है। तो इसलिए एक हमने कस्टमाइज पैकेज की नीति बनाई है कि जो कोई बड़ा उद्योगपति आएगा 200 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का लेके आएगा और 500 से ज्यादा डायरेक्ट रोजगार का प्रॉमिस करेगा, उसके लिए कोई उसको टेलर मेड पैकेज दिया जा सकेगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी फाइनल करेगी, ताकि जो रोजगार बाकी प्रदेशों में जा रहे हैं और उत्तराखंड में भी वो आए और रोजगार सृजित हो। अगला कौशल विकास विभाग का बात था, जिसमें जो आईटीआई हैं उसमें अक्सर ये शिकायत आती है कि जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड के ट्रेड हैं उसके टीचर उपलब्ध नहीं और जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, बाद में रोजगार जब लेते हैं तो उसमें निर्णय हुआ कि डोमेन एक्सपर्ट जो भी नए नए रोजगार के हमारे संभावनाएं हैं उसमें जो अगर हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है तो डोमेन एक्सपर्ट्स को हायर किया जाएगा और जो प्रदेश में जैसे होटल इंडस्ट्री या बाकी अगर उसी डोमेन एक्सपर्ट्स प्रदेश में काम कर रहे हैं तो उनके साथ मिलकर भी इन बच्चों को आईटीआई के बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, ताकि इनको वो ट्रेनिंग मिल सके जिसकी मार्केट में आवश्यकता है, मांग है, ताकि इनको जल्दी रोजगार मिल सके। और सहारा समय एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ इस खबर की जानकारी के लिए जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक थी। इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? ज्योत्सना जी। बिल्कुल रूपांशी, काफी अहम बैठक थी। 52 मसले आज इस बैठक में आया और आप समझ सकते हैं कि 52 बिंदुओं पर आज कैबिनेट ने चर्चा की। सबकी निगाहें जिस विषय पर लगी थी वो था जोशीमठ आपदा राहत पैकेज। मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति ने ये पैकेज बना दिया था, लेकिन उसको कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला था और यही वजह है कि लगभग 1.5 महीने बाद भी जोशीमठ आपदा में जो प्रभावित लोग हैं उन्हें ये नहीं पता था कि सरकार किस तरह करेगी। तो आज उस पैकेज को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। इसमें 2 अलग अलग चीजें रखी है। जो आवासीय भवन है
में अलग अलग रखा गया है, यानी कि जो लोग अपने आवास का एक मुश्त मुआवजा चाहते हैं वो रखा गया है। सीपीडब्ल्यूडी जो भी आवास हैं उनका जो भी सर्किल रेट होगा उसका जो मूल्यांकन है, सीमांकन है, उसके माध्यम से किया जाएगा। या फिर जो लोग आवास के बदले भूमि लेना चाहते हैं या फिर जो आवास के बदले आवास लेना चाहते हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से व्यावसायिक भवनों के लिए भी किया गया है। जो लोग चला रहे थे उनके लिए व्यवस्था इसमें की गई है। उन्हें 2 लाख रुपए देने की बात की गई है। या कहीं जहां दुकानें या कोई बसाव बनाई जाएगी वहां पर अगर दुकानें बनाई जाएंगी तो प्राथमिकता में लोग रहेंगे। इस तरीके से एक फौरी तौर पर सरकार ने जो पुनर्वास पैकेज है वो सामने रख दिया है। हालांकि अभी उस राशि का या उस तरीके के प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है जो केंद्र को भेजा जाना है, यानी कि केंद्र से कितने की दरकार राज्य सरकार को है इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है। साथ ही अगर भूमि की बात करें तो भूमि में भी कि भूमि के बदले भूमि दी जानी है तो वो कहां पर दी जानी है, किस दी जानी है, कितना मुआवजा दिया जाएगा भूमि बैठेगी, इस तरीके की जानकारी मुख्य सचिव ने दी है कि जब जो अब नया सर्किल रेट तय हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या रेट तय किए जाते हैं उसी के अनुसार ये मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन काफी लोगों को उत्सुकता थी आखिरकार क्या सामने आ रहा है, तो जोशीमठ को लेकर के एक ये बड़ा फैसला राज्य सरकार का सामने आ गया है। अब ये देखना होगा कि कितना स्वीकार्य उस इलाके के लोगों को है। हालांकि ये इलाके के लोगों से ही रायशुमारी करके बनाया गया है। दूसरा रूपांशी मैं आपको बता दूं कि अब बजट सत्र भी तय हो गया है जो गैरसैंण के भरारी सैंण में होगा। बजट सत्र 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चलेगा। इसके लिए भी आज कैबिनेट ने दे दिया है। साथ ही अलग अलग जो काफी अहम थे उन सब विषयों पर भी आज कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दिया है। जैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म समिति का गठन कर दिया गया है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। वो सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। इसी तरीके से स्टार्टअप नीति को भी आज कैबिनेट ने अपना अनुमोदन दे दिया है। बच्चों को जो 2 दिन सुगंधित पौष्टिक आहार के तौर पर दूध 1 दिन दिया जाता था, दूध रूपांशी, अब वो 2 दिन दिया जाएगा। ऐसे ही 3 साल बाद यानी कोरोना के चलते पूरे प्रदेश में जो जमीनों के सर्किल रेट है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई थी, 3 साल बाद उसमें बढ़ोतरी की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में 10 से 15% की बढ़ोतरी है और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर बढ़ोतरी काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से कई फैसले हैं जो आज कैबिनेट ने लिए हैं। रूपांशी, यानी आज कई फैसलों पर निर्णय लिया गया है। 52 मामले पर आज इस बैठक में फैसले लिए गए हैं। 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में विधानसभा जो सत्र है उस पर भी कैबिनेट ने आज फैसला लिया है। ज्योत्सना जी, यानी काफी राहत की खबर है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, एक जो कयासबाजी थी कि बजट सत्र कहाँ होगा, क्या सरकार गैरसैंण जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि पिछले काफी समय से कोई भी सरकार, चाहे वो तीरथ रावत बने हो मुख्यमंत्री या फिर पुष्कर सिंह धामी उसके बाद बने हो, पुष्कर सिंह धामी बने हो, गैरसैंण नहीं गया था त्रिवेंद्र रावत के बाद। तो इस बार अब जिस तरीके से कैबिनेट ने अपना अनुमोदन दे दिया है, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कह चुकी हैं कि हम पूरे ढंग से तैयार हैं। तो अब बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा और 13 तारीख से 18 तारीख तक की तिथि तय कर दी गई है। आने वाली कैबिनेट में बजट का आकार भी आ जाएगा जिसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाएगा। इस समय कैबिनेट माफ कीजिए बजट को लेकर रायशुमारी का दौर चल रहा है। वित्त मंत्री अपने अलग हिसाब से लोगों से राय ले रहे हैं। बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री के यहाँ भी एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा जा रहा है जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल होंगे और वो अपनी राय देंगे। बाद में दूसरा जी, हर वर्ग के लोग शामिल होंगे और 285 टीचरों भर्ती पर भी आज फैसला लिया गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए ज्योत्सना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें आपको कि देहरादून में गिरफ्तार बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत सभी 13 आंदोलनकारियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। बॉबी पंवार के वकील मनमोहन कंडवाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने युवाओं के अन्य मामलों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। हम आपको बता दें कि 9 फरवरी को आंदोलन कर रहे युवा बेरोजगारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इस दौरान उग्र युवाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है।
पुलिस ने बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पार समेत 13 युवा बेरोजगार के खिलाफ संगीन दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन अब कोर्ट से भी आंदोलनकारियों को जमानत मिल गई है। देहरादून के शहीद स्थल पर युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी भी युवाओं के समर्थन में खड़ी है। युवा बेरोजगारों के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा पार्टी पदाधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और युवाओं को समर्थन दिया है। करण महारा ने कहा कि जायज मांगों को लेकर युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। प्रशासन को युवाओं पर बेवजह संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए। उपद्रव करने वालों में कुछ अराजक तत्व हो सकते हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण जिन बच्चों को की तैयारी करनी थी वो इस तरीके से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और जेन्युइन मांग्स थी। एक मांग थी, एक तो परीक्षा को रद्द करने की थी कि जब तक जांच पूरी नहीं होती। उसके पीछे रीजन था, जेन्युइन रीजन था, क्योंकि 2 गोपन के अधिकारी पकड़े गए हैं और संजीव चतुर्वेदी जो है उनके दस्तखतों से ही आपने देखा होगा सिलेबस सेट हुआ है, उन्हीं के अंदर रहते हुए पेपर सेट हुआ है। तो कैसे माना जा सकता है कि क्वेश्चन बैंक बाहर ना हो, और उसको लेके शंका है। तो जब लोगों में शंका हो जाती है तो उसको रोक देना चाहिए था। दूसरी जेन्युइन मांग इनकी थी कि हमको स्टेट एजेंसीज पर भरोसा नहीं है जांच पे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि सीबीआई जांच हो, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी देखरेख में जांच हो। तो मान लेना, क्योंकि एसटीएफ ने जब शुरू में जांच करी तो उसमें जब गिरफ्तारियां हुई तो 25 से ज्यादा जिनकी गिरफ्तारियां हुई तो वो जमानत पे हो गए। हाकम सिंह की जमानत हो गई, मुखिया की जमानत हो गई, इसलिए स्टेट एजेंसीज पे भरोसा नहीं है। और एक रीजन बच्चे कह रहे हैं कि एस राजू ने इस्तीफा देते समय बयान दिया था कि सफेद पोस्ट नेताओं का मुझ पर दबाव था कि मैं वो सफेद पोस्ट नेता तक कहीं जांच न पहुंच जाए, इसलिए बीजेपी लगातार सीबीआई जांच से बच रही है। देहरादून में फरवरी को बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज और बेरोजगारों की मांग के समर्थन में कांग्रेस का भी धरना जारी है। कांग्रेस भवन में करण महारा और प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार युवाओं का उत्पीड़न कर रही है, जो सरासर गलत है। कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है। हठधर्मिता पे सरकार अड़ी भी है और 6 लाख से ज्यादा रोजगार प्रभावित इस राज्य में हो रहे हैं इस सारे घटनाक्रम से। दोनों मांगे जायज थी और जिसको सरकार ने हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जांच की बात कह के इस बात साबित किया है कि कहीं ना कहीं सरकार भी ये मानती है कि गलत हुआ है और उनके रहते हुए, उनकी सरकार के रहते हुए गोपन के 2 अधिकारी पकड़े गए हैं। दूसरी मांग भी इसलिए है कि गोपन के अधिकारी जो पकड़े गए हैं, चतुर्वेदी साहब उसमें से एक ऐसे हैं जिनके दस्तखतों से सिलेबस सेट हुआ है और जिनके अंदर रहते हुए पटवारी परीक्षा के पेपर्स सेट किए गए। तो कैसे माना जा सकता है जो अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक करने में जिनकी भूमिका रही है वो मेंस के पेपर को उन्होंने लीक ना किया हो या क्वेश्चन बैंक लोगों तक ना पहुंचाओ, ऐसा कैसे माना जा सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए था कि इस पेपर को निरस्त करती और जांच पूरे होने के बाद करती, कोई बहुत बड़ा कदम, लेकिन इतनी बड़ी अप्रिय घटना को दावत दी सरकार ने जो अपने आप में बहुत ही भविष्य का मुद्दा है और इस सरकार ने करा है। बार बार बच्चे एग्जाम दे रहे, एग्जाम की तैयारी कर रहे, पेपर लीक हो जा रहे हैं और जब वो बच्चे अपने लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उन पर विभिन्न धाराएं लगाई, उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम इसके अगेंस्ट हम सरकार से मांग रहे हैं कि पहले तो आप लोगों को नकल पर रोक लगानी चाहिए और जब युवा आपसे बात करना चाहता है, युवा अपनी बात कहना चाहता है, आपने जब वो नहीं सुनी तो उन्होंने धरने प्रदर्शन करे, तो मुख्यमंत्री जी का जो फर्ज था वो ये फर्ज बनता था कि वो उनके बीच में जाके उनकी बात सुने, उनसे बात करें और उनकी मांगों को देखें, उनकी गंभीरता को समझे कि एक बच्चा 4 साल 5 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और उसके बाद उसको अचानक उसे पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। उसका परिवार उत्तराखंड आज अधर में लटका हुआ है इस सरकार की वजह से। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना जी, जो युवाओं, बेरोजगार युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर आज
कांग्रेस से भी लगातार कहा जा रहा है, करण महारा भी कह रहे हैं कि कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के साथ में खड़ी है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ अहम जानकारी है? आप बिल्कुल देखिए, जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ है उस दिन से लगातार कांग्रेस कह सकते हैं कि आंदोलनरत है। और कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था कि जब तक जो छात्र हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनकी रिहाई नहीं हो जाती है और जो उनके ऊपर गंभीर लगाई गई हैं उन्हें नहीं हटा लिया है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करेगी और वो आंदोलनरत छात्रों के साथ है। दूसरा, जो सीबीआई जांच की मांग है, कांग्रेस तो पहले से ही मांग कर रही है कि पूरे प्रकरण की, चाहे वो यूके SSS के पेपर लीक मामले हों या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले हों, सभी की जांच सीबीआई को दी जाए ताकि ये पता चल सके कि इस तरीके का जो ये मकर जाल था जो लगातार हर परीक्षा में हावी रहा, इसको सेल्टर कहाँ मिला हुआ है, इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। क्योंकि यूके SSS मामले में जितने लोगों की अरेस्टिंग हुई थी उसमें से अधिकांश लोगों को जमानत मिल चुकी है। वहीं अब राज्य आयोग में भी जनवरी के माह में पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक करवाने वाला जो परीक्षा नियंत्रक था, गोपनीय विभाग का हेड था, वो कई सालों से हरिद्वार में राज्य लोक सेवा आयोग के ऑफिस में रहा है। तो ऐसे में अब एक संदेह है कि अब तक जो परीक्षाएं हुई होंगी क्या उनमें भी ये सब हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जिसे लेकर कांग्रेस की भी अपनी मांग रही है और अब तो छात्र आंदोलनरत हैं, इसलिए कांग्रेस भी लगातार इन लोगों के साथ है। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि जो नकल विरोधी कानून है, कानून तो आते हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश के जमाने कह सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी नकल विरोधी कानून लाए थे, लेकिन नकल करने वालों ने तब भी कहीं ना कहीं से चोर रास्ते निकाले। तो ये विषय है, इन विषयों को लेकर कांग्रेस भी लगातार आंदोलनरत है। वो अलग बात है कि आज आंदोलन छात्रों के जो नेता हैं बॉबी पवार, उनको कुछ मामलों में तो जमानत मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने आज एक नया प्रार्थना पत्र और पेश कर दिया है कोर्ट में, तो उसको लेकर कल अब सुनवाई होगी, तो कल पता चल पाएगा कि जो अरेस्ट किए हुए बाकी छात्र नेता भी हैं क्या वो रिहा हो पाएंगे, और अगर वो रिहा होते हैं तो उसके बाद ही पता चलेगा कि युवाओं के आंदोलन का अगला स्टेप कल अब आने वाले समय में क्या होगा। रूपांशी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आगे क्या सरकार निर्णय लेती है, आगे क्या होगा। हालांकि उनको आज रिहा कर दिया गया, लेकिन नया प्रार्थना पत्र जैसा कि आपने बताया कि पुलिस ने आज पेश कर दिया है। सरकार लगातार आरोप लगा रही है, भी क्या लग रहा है आपको इस पर तेज हो गई है? ज्योत्सना जी। पार्टी की जीत का एक ट्रम्प कार्ड होता है, और अगर रूपांशी हम फ्लोटिंग वोटर्स की बात करते हैं कि ये वोटर्स किधर जाएगा, अभी तक आप जानते हैं कि युवाओं के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त क्रेज रहा है और उसका फायदा बीजेपी को हर चुनाव में मिला है, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें या हम विधानसभा चुनाव की बात करें। उत्तराखंड तो युवाओं का प्रदेश है, युवाओं के आंदोलन की बदौलत ये राज्य भी बना है। युवाओं ने ही आंदोलन भी किया, शहादत भी दी, लाठी भी खाई, गोली भी खाई, सारी चीजें, जो संघर्ष युवाओं का था, युवाओं का संघर्ष रोजगार को लेकर था। आज भी युवक उसकी एक अपनी जेन्युइन मांग है, हालांकि सरकार ने उनकी अधिकांश मांगे मान ली हैं, लेकिन युवक कहीं ना कहीं गुस्से में है, गुस्सा उसको स्वाभाविक है। बिल्कुल ज्योत्सना जी, सही कहा आपने। युवाओं में काफी आक्रोश दिख रहा है, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसको लेकर लाठीचार्ज भी हुआ, तो आक्रोश स्वाभाविक बात है कि उनमें आक्रोश है। फिलहाल ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे। LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार।
एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा उपभोक्ता बाजार, 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। नैनीताल के भीमताल में जेसी बोस तकनीकी परिसर के कर्मचारियों ने सेवा विस्तार और समय पर वेतन देने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय से संचालित तकनीकी परिसर के कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि साल 2019 से विश्वविद्यालय की ओर से सेवा नहीं दिया गया, इसके भविष्य पर खतरा बना हुआ है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द ही उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो परिसर गेट पर तालाबंदी कर शिक्षण कार्य बाधित करने को मजबूर होंगे। हम जो कर्मचारी हैं यहाँ सन 2009 से इस विश्वविद्यालय पे हम कार्यरत हैं। 2019 से हम जो जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा पे हो, चाहे दैनिक पे हो, चाहे नियत वेतन पे हो, उनका अभी तक उनको सेवा विस्तार उनका नहीं दिया गया है। और आगामी वर्ष में 2022 में जब हमारी ईसी की एफसी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के तहत जितने भी हम कर्मचारी हैं जो 2009 से जो संविदा में है या दैनिक में हम हैं, उनको हमारा एक रूपता करते हुए हम सारे कर्मचारियों को जो है आपका दैनिक हमें डाल दिया गया है। और अभी आने वाले ये कुछ समय पहले हमें अगले महीने माह जनवरी का जो था, उस माह का वेतन हमारे जो एमबीए डिपार्टमेंट जो हमारे कर्मचारी हैं उनको वो जनवरी माह का वेतन उनको नहीं दिया गया है। क्या रणनीति रहेगी जिस तरह से नीति ये रहेगी कि वह पहले विश्वविद्यालय से हमारा यही है, 3 मांगे हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग हमारा है कि हमें जो सेवा विस्तार हमें जो 2019 से हमारा रोक दिया गया है, वो 2019 से हमारा वो सेवा विस्तार हमें दिया जाए। दूसरा जो है, जो कर्मचारियों को एक रूपता हमें दी गई है, जो संविदा में है उनको संविदा में आ जाए। पूर्व की तरह जो नियम पहले चल रहे थे 2019 से पहले के जो नियम थे, उस नियम के तहत हम सभी कर्मचारियों को रखा जाए। हमारी तीसरी अंतिम जो हमारी है हमें वेतन हमें आसानी से हमें मिल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंधौर इको सेंसिटिव वन क्षेत्र में बाढ़ राहत स्कीम के तहत माइनिंग की अनुमति देने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि बाढ़ राहत कार्य के तहत नदी से निकलने वाले माइनिंग को वहीं निस्तारित किया जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया है कि नदी की ड्रेजिंग सरकारी एजेंसियों से ही कराई जाए, प्राइवेट कंपनियों से नहीं कराई जाए। दरअसल चोर गलिया निवासी दिनेश कुमार चंदोला और अन्य के हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कहा कि हल्द्वानी का नंधौर क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में आता है। इस क्षेत्र में सरकार ने बाढ़ से बचाव के कार्यक्रम के नाम पर माइनिंग करने की अनुमति प्राइवेट कंपनियों को दी। इसका फायदा उठाते हुए प्राइवेट कंपनी मानकों के विपरीत खनन कर रही है। मटेरियल को क्रशर के लिए ले जाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। याचिका में कहा गया कि इको सेंसिटिव जोन में खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकार ने नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो अपर स्ट्रीम है नंधौर रिवर की, उसमें रिवर ड्रेजिंग के नाम पे माइनिंग की परमिशन दे दी थी, जिसमें कि रिवर बेड मटेरियल एक प्राइवेट कंपनी को परमिट किया गया था कि वो वहाँ से आरबीएम ले जाए, वहाँ ले जाके क्रश करके यूज़ करे। जबकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव एरिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी डायरेक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि ऐसे इको सेंसिटिव जोन में माइनिंग नहीं हो सकती। तो कोर्ट ने आज इस मामले को फाइनली सुनते हुए इसका निस्तारण कर दिया और ये आदेश दिया है कि उस रिवर में, जो कि जंगल में पड़ती है नंधौर वाइल्ड लाइफ में, तो वहाँ पे रिवर ड्रेजिंग तो हो पाएगी फ्लड मैनेजमेंट के लिए, बाढ़ के पर्पज से, लेकिन जो मटेरियल निकाला जाएगा वो स्टेट की एजेंसीज के द्वारा निकाल के वहीं जंगल में ही रखना होगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस बार तीर्थयात्रियों की जेब पर भारी पड़ेगी। परिवहन कंपनियों की संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने हर धाम के लिए 5% यात्री किराया का निर्णय लिया। यानी अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की बस से यात्रा करने के लिए हर व्यक्ति को 3,938 रुपए देने होंगे। अभी तक ये किराया 3,750 रुपए था और इसके अलावा यदि आप एक ही धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 1,480 के बजाय 1,554 रुपए देने होंगे। 2 धामों की दर्शनों के लिए 2,180 के बजाय 2,249 रुपए देने होंगे।
आपको बता दें 3 धामों की यात्रा के लिए 3375 के बजाय अब 3544 रुपए देने होंगे। कंपनी के पदाधिकारियों ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि एआरटीओ का कहना है कि संयुक्त रोटेशन केवल किराए बढ़ाने का प्रस्ताव रख सकती है, जिसके बाद एसटीए को किराए बढ़ाने का निर्णय लेना होगा। देखिए, जो 2019 से यात्रा 2 साल बंद रही और पिछले साल यात्रा चली है, तो पिछले साल और इस और उस रिवाइज करने के बाद जो हमने अब वर्तमान में जो हमारा किराया है हमने बढ़ाया है, जिसको बढ़ाया वो बोले वो सामान्य उतना होना ही था। जो किराया एसटीए ने जो परिवहन विभाग ने जो रिवाइज किए हैं उसी रिवाइज करने के आधार पे हमने थोड़ा किराया हमारा बढ़ा है, मात्र 5% का अंदर आ रहा है। तो ये सामान्य है, असामान्य कुछ नहीं है। और ये किराया भी हमारे वाहन स्वामियों को 20 से 25 दिन मिलने वाला है। इसके बाद तो फिर यहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो जाती है छोटी बड़ी गाड़ियों का कि ये किराया बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है। तो ये सामान्य सी बात है, इसको इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। किराया बढ़ाने के लिए संयुक्त रोटेशन कोई संस्था नहीं, किराया केवल स्टेट में एसटीए के द्वारा निर्धारित किया जाता है और कोई भी परिवहन कंपनी अपना केवल प्रस्ताव दे सकती है कि उसका किराए में अगर उसको उससे नुकसान हो रहा है तो उसका वो प्रस्ताव अपना बना के एसटीए के समक्ष दे सकती है कि हमारा किराया इतना किया जाए। बाकी निर्णय एसटीए का होता है। तो अभी कोई भी 4 धाम के लिए कोई किराया ऐसे ही एसटीए की अभी कोई योजना नहीं है और आगे अगर ये प्रस्ताव देते हैं तो उस पर एसटीए विचार करेगी और अगर वहाँ लगता है कि जेन्युइन है बढ़ाया जाना, एसटीए के निर्णय ही ऐसा हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने दरें फिक्स की हैं तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अगर जो एसटीए की अभी तय दरें हैं 4 धाम का, अगर उससे अधिक कोई लेता है के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उसके परमिट निरस्तीकरण की, उसका परमिट निलंबित करने की कार्रवाई होगी। की पर्ची 4 धाम यात्रा इस बार यात्रियों के लिए महंगी होने जा रही है। संयुक्त यात्रा व्यवस्था समिति ने इस किराए में 5% की बढ़ी। समिति का कहना है कि जो गाड़ी के पार्ट्स और रोड टैक्स और जो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े, जिस कारण उन्हें किराए में वृद्धि करने का निर्णय लेना पड़ा। देखना है कि यह 4 धाम यात्रियों पर इसका कितना असर पड़ता है। सारा समय के लिए ऋषिकेश से जितेंद्र चमोली। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। काम करना पड़ेगा। उत्तम प्रदेश बनने का वो पूरा हुआ। हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे जो काशी को सवारे मोदी जी सबके प्यारे। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। मैं बेबाक हूँ, जो कहना है छाती ठोक कर कहता हूँ। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण। कानून तोड़ेंगे, आप जेल के अंदर होंगे। और कानून का राज्य ही स्थापित जो शीर्ष पदों पर इस तरह